मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को, और वो बात जो है मैं कहना चाहता हूँ कि जो हादसा हुआ, क्यों जी कि वो एक ऐसी घटना थी कि जो नहीं होनी चाहिए थी, जी चाहे वो किसी भी समाज की हो, जी मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो। जी इसको शहीद करना जी। ये किसी भी धर्म और किसी भी के लिए बात है ही नहीं। तो लेकिन अशरफ भाई, आपकी बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, और ये वाकई में मानवीय आधार पर किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, उसको आग नहीं लगाई जानी चाहिए, या उसके को किसी भी तरह से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। आपको इतिहास में भी जाना पड़ेगा और आपको मौजूदा वक्त में भी देखना पड़ेगा। मुसलमानों ने कभी भी किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल को छुआ नहीं है, ना ही कभी बुरी नज़र से देखा है। आप भी सियासी शऊर रखते हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जी पूरे मुल्क में आज भी हमारे मुस्लिम भाइयों को जहाँ जहाँ भी कांग्रेस का विकल्प मिला, जी वहाँ पर कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर पे है। वहाँ से कांग्रेस जीत के नहीं आई। जी। महाराष्ट्र एक ऐसा वो है कि जहाँ पर मुसलमानों को कांग्रेस का विकल्प नहीं मिला, जी स्थायी तौर पे नहीं मिला। हाँ, उस वक्त पे मिला, कोई अच्छी उस वक्त पे मिला। हाँ। लोकसभा में आरपीआई कैंडिडेट को वोट दिया, मुझे याद है, 1.5-2 लाख वोट। हाँ, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को बहुत लोगों ने, हमारे मुसलमान भाइयों ने वोट दिया। जी। फिर पिछले वक्त 2014 में जब इलियास मुत्तमवार हारे, उस वक्त आपके अंजलि दमानिया को गलते मुसलमानों ने सपोर्ट किया। बिल्कुल। लेकिन मुसलमान इस बात पे भी यकीन रखता है कि माफ़ करना वो भी एक ईमान का ही हिस्सा है हमारे। जी। तो जब सियासी पैदान पे अगर हम देखें जी तो आज की तारीख में महाराष्ट्र में तो कम से कम मुसलमानों ने कांग्रेस को जी भूल गए। अच्छा। या जैसे आपने कहा कि माफ़ करना जो है ईमान का जूज़ है, तो हम फिरौन को और यजीद को माफ़ नहीं कर सकते जिस तरह से, उस तरह से हम बीजेपी को कैसे माफ़ कर दें, जबकि वो हमारी नस्लों को बर्बाद करने, तबाह करने, ईमान में मुदाखलत करने, शरीयत में के कवानीन को तोड़ने के लिए रात दिन जुस्तजू कर रही है, और उन सब में शामिल वो शख्सियत भी है जिनका अभी आपने हाथ थामा है। तो हम आपके हाथ थामने वाले टॉपिक पर लौट आते हैं। नहीं, मतलब वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने किसी का हाथ नहीं थामा जी। मैं सिर्फ उस शख्स की पैरवी करने निकला जी अपनी कौम के लिए, सिर्फ गडकरी साहब। क्योंकि देखिए शारिक भाई, 2014 में बीजेपी को, गडकरी साहब को मुसलमानों के 7,000 वोट मिले। ओके जी। 2019 में मुसलमानों के सिर्फ 3,000 वोट मिले। सिर्फ 3,000? सिर्फ 3,000। अच्छा, रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। फिर इस बार ऐसा क्या है कि पूरे शहर का चुनाव मुसलमानों पे आके केंद्रित हो गया है? नहीं, ये देखिए, मेरा इस बात से ही क्या बोलते हैं अपना, हमेशा मुत्तमवार जी से और बाकी के लोगों से, कि हम अपनी कौम को कब तक के गलते बाबरी मस्जिद और गोधरा के नाम पर मुसलमानों से कहेंगे कि आप बीजेपी को या किसी दूसरी पार्टी को वोट मत दो, हमको दो। ठीक है, हक है, पॉलिटिक्स है, आपका मानना है, लेकिन कब तक? हम नहीं चाहते अब कि हमारे आने वाली नस्लों को वो जख्म करते हैं। फिर से हम चुनाव के टाइम पे ही सिर्फ 5 साल में उसको कुरे दे, उसमें से खून निकले। बाबरी एक ऐसा जख्म है जो चुनाव के वक्त में याद नहीं आता है। बाबरी एक ऐसा जख्म है जो, लेकिन उसको कुरेदा जाता है, उसको उस मुद्दे को सिर्फ वोट लेने के लिए कुरेदा जाता है। और बाबरी अकेला ऐसा जख्म नहीं है ना। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कह दिया गया था कि बाबरी को छोड़ के अब आगे जितने भी मामला आएंगे वो सब यथायथित रहेंगे, जैसी वैसी स्थिति में रहेंगे। कि ये जो मामले कोर्ट में जो लंबित है जी, ये कुछ बीजेपी तो ज्ञानवापी का मामला तो कोर्ट में लंबित ही नहीं था ना। 1980 से नहीं, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला बहुत सालों से, क्या बोलते हैं, ज्ञानवापी का मामला अभी चुनाव में, अभी ये राजनीतिक पटल के ऊपर कलते कुछ औरतों ने उसको कलते कोर्ट में लेके आया। हाँ। लेकिन मसला तो जमाने से चले आ रहा है। यही तो बात हमारा कहना है ना कि भाई बाबरी जो हमसे गैर कानूनी तरीके से छीन ली गई जी, उसके बावजूद भी 50,000 मसाजिद की लिस्ट लेके घूम रहे हैं ना गडकरी साहब के लोग।
भाई मैंने आपसे भाई कैसा है कि मैं इस बात मैं ये कह रहा हूँ जैसा मैं आपसे इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ अशरफ भाई कि आपने कहा कि आप उस शख्स की पैरवी करने निकले हैं जिसकी शख्सियत से आपकी मुतासरत हुई है। जी जी बिल्कुल भाई, आप जिसकी शख्सियत से मुतासिर हुए हैं। और वैसे भी गडकरी साहब खुद नागपुर में, उनके जो बेटे खुद नागपुर में ये कह रहे हैं कि आप पार्टी को देख के वोट ना दो, आप साहब को देख के वोट दो। तो इस स्टेटमेंट का मतलब बहुत साफ है कि पार्टी बहुत बुरी है, साहब बहुत अच्छे हैं। तो पार्टी और साहब को अलग करके देखा नहीं जा सकता ना अशरफ भाई, मतलब कपड़ा और तन अलग नहीं हो सकते ना। नहीं देखिए कैसा है, जो मेरी अपनी सोच है जी, मैं उसको अपने कौम पे थोपना नहीं चाहता जी, कि जो गडकरी साहब के बेटे ने जो भी बयान दिया जी, मैं ना तो उसकी तायीद करता हूँ ना उसकी मजम्मत करता हूँ। तो आपको या तो तायीद करना पड़ेगा या मजम्मत करना पड़ेगा। वो एक नॉन पॉलिटिकल लड़का, उसकी समझ, उसकी सोच, उसने ये कहा। अशरफ भाई आपने कहा कि गडकरी साहब का बेटा एक नॉन पॉलिटिकल लड़का है। हाँ। तो आपके बीजेपी के जो पीके है वो पीके उन्हें मुसलमानों के बस्तियों में, मुसलमानों के कब्रस्तानों में, मस्जिदों में लेके फिर किस बुनियाद पे सभाएं कर रहे हैं जब वो नॉन पॉलिटिकल है, और वो किस बुनियाद पे आश्वासन दे रहे हैं कि भैया आपका ये मसला है मैं हल करा दूंगा, वो मसला मैं हल करा दूंगा। जहाँ तक मैं पीके से मिला और पीके को जो मैंने समझा जी, वो ये है कि वो शख्स आज अगर अपनी कौम को इस बात के लिए सामने आ रहा है कि देखिए जो मैंने देखा उसको जो समझा जी, कि ना तो उसको चुनाव लड़ना है, जी, ना तो एमएलए बनना है, जी, ना तो कोई सियासत के अंदर उसको इंटरफियर करना है। जी, बहुत मैं अब अपनी बात बताता हूँ जी, कि मोमिनपुरा में एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, आपको भी पता है, 1931 की। जी, मुस्लिम लाइब्रेरी। जी, मैं मुतासिर क्यों हुआ, देखिए मुझे ये बात बिल्कुल सच है आप जो कह रहे हैं, लेकिन आज मैं वहाँ का मेंबर भी रहा। जी, 1931 से लेके आज तक जो मैंने देखा, जब तक वो लाइब्रेरी खुली थी जी, कि उसकी फर्शी तक बदली नहीं गई। जी, 15 साल वहाँ से अनीस अहमद हमारे नुमाइंदे रहे। जी, अल्लाह ने उनको एजुकेशन मिनिस्टर का भी ओहदा दिया। जी, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस पूरे कार्यकाल में अनीस अहमद ने उस लाइब्रेरी के लिए, जहाँ से कहते हमारे मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल कर सकते थे, जी, उनकी तरक्की हो, उनका फ्यूचर बने, उसमें 20 रुपये भी दिया हो। जी, तो मुझे लगा कि मैं कोई बीजेपी के लिए या किसी और के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ जी, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। नहीं तो हम मैं यही मैं तो मैं अपनी खुद की मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ कि जिसको हमारी कौम 3000 वोट देती है, जी, वो आदमी हमारे कौम के बच्चों की फलाह बहबूदी के लिए, उनकी तरक्की के लिए 1 नहीं 2 नहीं 20 करोड़ रुपये अगर देता है जी, उस इमारत को तामीर करने के, जहाँ पर आने वाली हमारी नस्लें सालों तक जी उसका फैज़ हासिल करेगी। तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करता चलूँ अशरफ भाई आपको कि गडकरी साहब के कोटे से 20 करोड़ रुपए का सेंक्शन नहीं है। परवीन दटके ने स्टेट सरकार से उसका अप्रूवल लिया है, ऐसा कहना बीजेपी के ही एक प्रवक्ता का, जिनका हमने हमारे ऑफिस में इंटरव्यू किया है, उन्होंने बताया है कि गडकरी साहब डटके या और उनके जो भी वो है जी, है ना, जिसकी आप बोल रहे हैं कि भाई ये इतना सब सारी चीज़ें हैं उन्होंने मुसलमानों के लिए, बेशक बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है जी, ठीक है ना, ये ईमानदारी की बात है, समझे ना जी। लेकिन परिवार तो वही है ना कि भाई उन्होंने तो अगर नफरत, अगर एक उसी पॉइंट पे लाना था कि अगर उनको हमारे से, हमारे बच्चों के फ्यूचर से, तो मैं सिर्फ आपसे सवाल करना चाहता हूँ, चाहे वो डटके ने दिया हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने दिया हो, तो स्टेट गवर्नमेंट किसकी है, डटके कौन है, और बावन गुले जी कौन है, या गडकरी साहब कौन है। मेरे नज़र में तो सिर्फ एक चीज़ था, क्योंकि वो
लाइब्रेरी से मैं बहुत ज़्यादा वाबस्ता रहा, क्योंकि 15-20 साल से मैं मेंबर था। बिल्कुल सही है। तो मैं भी उसमें जाना नहीं चाहता जी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को, और वो बात जो है मैं क्या चाहता हूँ कि जो हादसा हुआ, क्यों जी। कि वो एक ऐसी घटना थी कि जो नहीं होनी चाहिए थी जी। चाहे वो किसी भी समाज की हो, जी। मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, जी। इसको शहीद करना जी। ये किसी भी धर्म और किसी भी के लिए बात है ही नहीं। तो लेकिन अशरफ भाई आपकी बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, और ये वाकई में मानवीय आधार पर किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, उसको आग नहीं लगाई जानी चाहिए, या उसके को किसी भी तरह से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। आपको इतिहास में भी जाना पड़ेगा और आपको मौजूदा वक्त में भी देखना पड़ेगा। मुसलमानों ने कभी भी किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल को छुआ नहीं है, ना ही कभी बुरी नज़र से देखा है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी गडकरी साहब की, और जो पिछले 10 साल में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ गडकरी साहब की पार्टी के द्वारा जहर फैलाया जा रहा है, उसका असर आप ये देखिए अभी 17 तारीख को भी देखने मिलेगा आपको वापस से दोबारा, जब रामनवमी का मेला निकले, वो यात्राएं निकलेंगी, तो मस्जिदों के सामने लाके जोर से डीजे बजाए जाते हैं, मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडे लहराए जाते हैं, मस्जिदों के ऊपर लेज़र लाइट से जय श्री राम लिख दिया जाता है, और भी बहुत सारी घटनाएं हो रही है। ये तो मुसलमानों के साथ हुआ, और मुसलमानों के अलावा भी अगर हम देखेंगे तो कई सारे चर्चों को तोड़ा जा रहा है, कई सारे चर्चे जलाए जा रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम, सिख और ईसाई, ये 3 समुदाय के साथ में, ये क्योंकि ये 3 समुदाय की जो आस्था और पूजा पद्धति या इबादत का जो तरीका है या वर्शिप का तरीका है, ये सनातन और हिंदू संस्कृति से अलग है। तो वो सनातन हिंदू संस्कृति से जो अलग है, उसके खिलाफ में तो ये सिर्फ मुसलमान नहीं, ईसाई और सिख के भी खिलाफ है ना। क्या है कि जो बिल्कुल आपने सही कहा कि और ये, और अफसोस दर अफसोस बात कर रहा हूँ आपसे, कह रहा हूँ कि हो सकता है गडकरी साहब बहुत अच्छे आदमी होंगे, हो सकता है, मैं गवाही नहीं दे रहा उनके अच्छे होने की, लेकिन इन सारे हादसे पे आदमी का खामोश रहना, अगर जुल्म के ऊपर खामोश है मतलब जालिम के साथ खड़ा हुआ है। अब ऐसे जालिम का हाथ आपने उम्र के आखिरी पड़ाव में थामा है, तो हमें जरा वो खास बात बताए कि वो खास बात क्या है। वो पीके वीके को तो छोड़ दीजिए। नहीं, देखिए कैसा है कि नहीं, मैं किसी के पीछे नहीं हूँ, मैं गलत किसी के भी नहीं, मैंने खुद ये हृदय परिवर्तन आपका फिर कैसे हुआ? कि हाँ, मैं हृदय परिवर्तन की भी बात नहीं है, हृदय परिवर्तन की भी बात नहीं है इसमें। तो फिर एक इसमें देखिए क्या है, कैसी बदल गई आपकी, कांग्रेस को छोड़ के? मैं वही आपको मैं बता रहा हूँ जी कि जहाँ तक गडकरी साहब का ताल्लुक है जी, और जहाँ तक आपने कहा कि डीजे बजाए जा रहे हैं, ये जो भी है, ये तो सब एविडेंस है सामने खुले आंखों से आप देख रहे हैं, है ना। हाँ। लेकिन मैंने कभी, मेरे ध्यान में इस गडकरी साहब जब से है ये इसमें, तो शायद ही कभी ये हादसा हमारे नागपुर शहर में ऐसा बीतने में तो मुझे तो देखने में नहीं आया जी, क्योंकि जितना भी करीब से दूर से, अगर मैं बहुत करीब तो उनको हूँ नहीं जी, क्योंकि मैं उनकी पार्टी में तो हूँ नहीं, तो मैं बहुत करीब से भी नहीं हूँ, तो मैंने नहीं देखा। तो आप मतलब अभी तक बीजेपी पार्टी में है ही नहीं, बीजेपी के सदस्य भी नहीं है आप, मतलब प्राइमरी मेंबरशिप भी आपने नहीं ली है? बिल्कुल नहीं, मैं ना तो बीजेपी का मेंबर हूँ, हाँ, और ना ही मैंने आज तक कांग्रेस से रिजाइन की है। अच्छा, मतलब बहैसियत आज भी आप कांग्रेस ही है, और कांग्रेसी कार्यकर्ता के ही नाते आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो फिर गडकरी साहब के लिए आप है तो मैंने कहा ना पहले अपने उसमें कि शहर को बनाने वाला चाहिए हमको, या शहर को बिगाड़ने वाला चाहिए। जी जी। अब रही बात इस शहर में कांग्रेस की सियासत की जी, पिछले 25 सालों से कांग्रेस और कांग्रेस का कार्यकर्ता चक्की की पाट की जैसा पिस रहा है इस नेताओं के आपसी नाइत्तेफाकियों में, गुटबाजियों में जी। जग जाहिर है, कई न्यूज़पेपर्स में, कहीं बहुत जगह जी इस बात का जिक्र होता है कि नागपुर शहर में जी 3 गुट है। सही बात है। एक अनीस अहमद का गुट जी, एक नितिन और सतीश जी का गुट जी, एक मुत्तमार जी और विलास भाऊ का गुट जी। हम गुटों में बट गए जी। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ जी कि मैं विलास मुत्तमर और विकास ठाकरे के गुट का सदस्य माना जाता है जी। बांट तो दिया ही गया। हाँ, 3 गुट तो वो तो जग जाहिर है, तो उसमें छुपा कुछ भी नहीं है। और ये गुटों ने
आपस में एक दूसरे को निपटाते निपटाते जी इन्होंने हजारों हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को भी निपटा दिया। जी। और बहुत पुरानी कहावत है शारिक भाई, कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, हाँ, कांग्रेस को हराता है कांग्रेस ही चढ़ाता है। ये हकीकत भी और पिछले 10 साल में देखने में भी आ रही है। और मैंने देखा कि जब भी इनका वक्त आता है ये हाथ ऊपर करके फोटोआं खिंचा लेते हैं कि हम एक हो गए, जी है ना। जी जब कार्यकर्ता का वक्त आता है तो ये सब एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं। जी। मैं आज आपके चैनल से माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है जो भी हमारे कांग्रेस, नागपुर में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो भी है, जो मैं जो बात कर रहा हूँ गुटों की, जी। किसी एक के वालिद का पिताजी का नाम आपको मालूम है? नहीं। उत्तम वार जी के पिताजी का नाम, नितिन राउत के पिताजी का नाम? नहीं। नहीं। सचिव बाबू का नाम मालूम है आपको? नहीं। मुझे भी नहीं मालूम जी। और हजारों ऐसे कार्यकर्ता होंगे, क्योंकि नागपुर शहर तो कांग्रेस का गढ़ था, 13 बार कांग्रेस चुन कांग्रेस का गढ़ है ये। जी। और जब गडकरी साहब चुन के आए और उनका अगर बेटा बोलता है तो फिर कहीं तो सच्चाई है बॉस कि कांग्रेस के कार्यकर्ता। क्या बोलता उनका बेटा? कि भाई गडकरी साहब को देख के आप वोट दो, है ना। उसने ठीक है ना, आपको ऐसा लग रहा है ना पार्टी गढ़ से, और गडकरी साहब को ही लोग ऐसा लग रहा है, पूरा सेंटेंस बोलिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे पूरी आज़ादी से। नहीं वही कि भाई गडकरी साहब को आप देख के वोट दो अगर आपको लग रहा है, उनका यही कहने का मतलब आपको लग रहा है कि अगर पार्टी, लेकिन गडकरी साहब को देख के आप वोट दीजिए। पार्टी क्या मतलब? पार्टी से अगर आपको नाराजगी है, बहुत सारी चीजें, नहीं बुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छी देखिए मेरी नजर में अगर ये गुनहगार है तो कांग्रेस भी मासूम नहीं है सर। नहीं, दोनों नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे मासूम नहीं है, मासूम नहीं है ना। लेकिन सियासत में जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ अगर हम चुनाव में आते हैं तो हम उसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, बेशक, है ना जी। तो